नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। वो राजनीति विज्ञान की पार्ट 2 से संबंधित है। मैंने मॉडल पेपर को 2 भागों में बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला जो मॉडल पेपर है वो ये है। 3 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, तीनों मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा और साथ में चर्चा भी करेंगे। तो ये मॉडल पेपर हैं और हम देखेंगे कि हम इसके उत्तर कैसे दें। तो उत्तर भी है मैंने बना रखे हैं, जो आपको लिंक में मिल जाएंगे। प्रश्न मॉडल पेपर का भी लिंक आपको मिल जाएगा और उसके आंसर्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वो लिंक से हैं दोनों को, मॉडल पेपर को और मॉडल पेपर के आंसर को भी है ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम देखें भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में किस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐसा किया गया। और निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? जब किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और आगे हम देखें तो भारत में पंचायत राज की स्थापना कब और कहाँ से हुई। तो भारत में पंचायत राज की स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कॉलेज व्यवस्था से की जाती है। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दोनों में से आप कोई से भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य तो 5 स्थायी और 10 स्थायी सदस्य हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। या तो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में संबंध पूछ लेगा या अंतर पूछेगा, एक निश्चित क्वेश्चन है। तो हम अंतर देखें तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। और हम देखें ये व्यक्तियों से संबंधित है। और उद्देश्य मूल अधिकारों का लोकतांत्रिक स्थापना लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उधर नीति वाद योग्य नहीं है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये राज्य से संबंधित है और इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आगे देखें भारतीय प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत की प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं वो हम देखें तो पहला उद्देश्य है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश है अपने सभी मामलों आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा हम देखें समाजवादी। तो समाजवादी मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज यानी सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार इन संसाधनों का ऐसे वितरण करेगी धन का संकीर्ण कुछ हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। और भारत का जो समाजवाद बताना चाहेंगे कि नेहरू जी की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। और समाजवाद है भारत के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा है ये प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। पंथ निरपेक्ष वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है कि कोई भी किसी भी राज्य किसी भी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में न तो मान्यता प्रदान करेगा और न ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव को बढ़ावा देगा। लोकतंत्रात्मक शासन, ये लोगों का शासन होगा। लोगों का शासन मतलब कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हैं, जनता है वो शासन चलाती है और प्रतिनिधि वो जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य मतलब जनता का राज्य, यानी भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं यानी राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वो वंशानुगत नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसको हम गणराज्य कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की प्रस्तावना में वर्णित 4 उद्देश्य राज्य की स्थापना की 4 उद्देश्य। आगे अब आता अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में मंत्रियों महान्यायवादी के अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 88 में 4 बातें लिखी गई हैं कि दोनों को किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, दोनों को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो मतदान कैसे करेगा? केंद्रीय मंत्री है, जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन में मतदान कर सकता है। आगे देखें राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग हैं। तो सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या है? तो 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना हुई, 85 में उसने रिपोर्ट दी थी। उसने 4 सिफारिशें लिखी है कि पहली क्या है? पहली है कि
कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले, राज्यपाल को 5 साल का कार्य पूरा होने दे। यदि केंद्र राज्य में अलग अलग सरकारें हैं तो केंद्र अपने दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करे। राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए जो स्थानीय दलगत राजनीति से संबंधित नहीं, यानी स्थानीय नेता नहीं होना चाहिए। 11वां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन देखें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को है 3 भागों में बांटा गया है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को ये शंका हो जाए किसी स्थिति में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जब शंका हो जाए तो भारतीय उसके किसी भाग में वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे कुछ बिंदु है आप लगा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता कैसे लिखेंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य माध्यम से जब ज्ञात हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है कि वहाँ संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो इसके में भी है क्या है कि संसद का 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है, अधिक 1 बार में 6 माह तक लागू रहेगा। और किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन कब रह सकता है, जब या तो उस राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू हो या जब ये चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। परंतु किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक है राष्ट्रपति शासन है लागू नहीं रह सकता। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की जगह राज्यपाल शासन है वो लागू होता है। अगला है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल में हम देखें तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति है भारत या उसके किसी भी भाग में है वित्तीय स्थायित्व के संकट की स्थिति में है वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसको भी संसद द्वारा 2 माह का अनुमोदन आवश्यक है। और वित्तीय आपातकाल में है न्यायाधीशों समेत सभी अधिकारियों के वेतन में कटौतियाँ की जा सकती है। और अब तक अच्छी बात यह है कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की नौबत नहीं आई है। दक्ष देश का सांगठनिक ढांचा। तो सांगठनिक ढांचे में हम देखें तो निम्न प्रकार से इसका सांगठनिक ढांचा 6 तरह से दीर्घ है। शीर्ष पर देखें तो राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष की बैठक होती है। दूसरे स्तर पर देखें तो विदेश मंत्रियों की बैठक होती हैं। तीसरे स्तर पर देखें तो विदेश सचिवों की बैठक होती हैं। और फिर चौथे और 5वें स्तर पर देखें तो वहाँ पर समितियाँ हैं, तकनीकी समितियाँ और कार्य समितियाँ। और 6ठे स्तर पर देखें तो एक सचिवालय का निर्माण किया गया है। तो ये है सार का सांगठनिक ढांचा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व क्या है तो भारत संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला, ये शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है किसमें, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। जो 7वीं अनुसूची है उसमें विभाजन किया गया। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं। तो आप इनका अध्ययन करें। और संविधान की सर्वोच्चता संघीय सूची के लिए संघीय विशेषता की जो सबसे बड़ी बात है कि संविधान सर्वोच्च है, न संसद सर्वोच्च है और न ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सभी मामलों में संविधान सर्वोच्च है। तो ये संघीय व्यवस्था की आधारभूत विशेषता है। लिखित और कठोर संविधान। भारत का जो संविधान है वो लिखा गया है जिसमें विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा ने लिखा है संविधान। और साथ में ये कठोर भी है क्योंकि जो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले जो विषय हैं उनमें संशोधन करने के लिए अत्यंत कठोर विधि अपनाई गई हैं। उसमें 2/3 विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की बात है कि तभी वो अधिनियम कानून बनेगा, अन्यथा नहीं। और संघीय ढांचे का जो अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था की गई जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन भत्ते, स्थानांतरण पर है संसद या संघीय सरकार को हस्तक्षेप नहीं है। इस कारण है केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष रूप से करता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्व हैं। गठबंधन की राजनीति के प्रभावों की, नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें तो हम यहाँ 4 प्रभावों की बात करेंगे। नकारात्मक प्रभाव है, पहला, अस्थायी सरकारें बनेगी। जब गठबंधन होगा तो गठबंधन में अलग अलग दल होंगे, अलग अलग दलों के में अलग अलग लाभ से संबंध होंगे और जब उनका लाभ खत्म हो जाएगा तो वो है
गठबंधन से समर्थन वापस ले लेते हैं। इस कारण है सरकारें वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाती है। हम 1990 के बाद में हम देखें तो 90 के दशक में ऐसा 4-5 बार ऐसा हुआ जब गठबंधन सरकारें गिर गई। कमज़ोर सरकारों का निर्माण, सरकारें जिन नीतियों के और कार्यक्रमों के तहत है चुनाव में घोषणा पत्र के माध्यम से आती है, उन कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाती है, क्योंकि गठबंधन दलों में आपसी खींचतान रहती है। एक की नीतियाँ दूसरे के विरुद्ध हो सकती है, तो इस कारण जो भी सरकार बनेगी वो बिल्कुल कमज़ोर बनेगी, अपने शासन संबंधी उचित निर्णय नहीं ले पाएगी। प्रधानमंत्री की सीमित भूमिका, गठबंधन सरकारों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री है बिल्कुल मायूस सा हो जाता है। उसकी भूमिका केवल कैबिनेट की बैठक तक, उसकी अध्यक्षता तक ही रह जाती है, बाकी वो कठोर डिसीजन नहीं ले पाता है। उसकी सीमित भूमिका बिल्कुल सीमित हो जाती है। हम देखें यूपीए शासनकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, परंतु उनकी भूमिका बिल्कुल सीमित थी और उस पर ज़्यादा है प्रभाव किसका था, जो यूपीए चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी, उसका ज़्यादा प्रभाव था। विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव, तो जब मंत्रालय है अलग अलग दलों के व्यक्तियों के पास रहेंगे तो उनमें आपस में तालमेल भी बैठ नहीं पाएगा। तो इन 4 नकारात्मक प्रभावों का हम चर्चा कर सकते हैं। भारत में सांप्रदायिक समस्या देश के लिए एक अभिशाप है। इस कथन के निवारण हेतु सांप्रदायिकता को दूर करने हेतु उपाय लिखिए। तो 4 बातें हम यहाँ लिख सकते हैं, 4 उपाय लिख सकते हैं कि पहला कि चुनावी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर रोक होनी चाहिए। दूसरा कि तुष्टीकरण की नीति का परित्याग किया जाना चाहिए। तीसरा, किसी धर्म विशेष को रियायत नहीं देनी चाहिए। और चौथा, सरकार ऐसा कार्य करे जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं मिले। इन चारों का हम वर्णन कर सकते हैं। आगे अंतिम जो बिंदु है वो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो 7 हैं। पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति यानी जियो और जीने दो की नीति पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि स्वतंत्रता उपरांत भारत पर चीन पाकिस्तान ने आक्रमण किया, परंतु भारत ने कभी चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। उपनिवेशवाद का विरोध, भारत है ब्रिटिश का उपनिवेश रह चुका है और 200 साल तक गुलामी भोग चुका है। इस कारण भारत है किसी भी देश के उपनिवेशवाद जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करता है। साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद है युद्ध को बढ़ावा देता है और युद्ध को बढ़ावा देने का कारण है शांति को भंग करता है, इसलिए है साम्राज्यवाद का वो भारत है वो विरोध करता है। रंग भेद का विरोध, भारत है सरकार काले और गोरे रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करना चाहती। इस कारण है भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 1990 तक अपने राजनीतिक संबंध भी है समाप्त कर दिए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। जब तक नेल्सन मंडेला की 1990 के दशक में सरकार नहीं बनी तब तक है भारत के उसके साथ संबंध बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है, जो यूएन है, चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन है या आसियान है, सार्क है, उन सभी का समर्थन करता है और उनको बढ़ावा देने की बात करता है। पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास, तो पंचशील के 5 सिद्धांत आप यहाँ लिख सकते हैं, तो कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए। गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन करता है, तो भारत है गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादक रहा है। 1955 में जब बांडुंग सम्मेलन हुआ तब पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति की बात की। नेहरू, नासी, टिटो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। तो भारत शुरुआत से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का है समर्थक रहा। अगर दूसरा आप क्वेश्चन करना चाहें तो यह है भारत और नेपाल संबंधों में जो कटुता आई उसके कारण क्या है। पहला कारण आप बता सकते हैं कि नेपाल स्वयं को शांत क्षेत्र घोषित करने का दबाव बना रहा है। दूसरा, राज परिवार की हत्या और आपातकाल लागू हुआ 2001 में। और तीसरी बात है नेपाल में लोकतंत्र की हत्या, तो ये 2005 में वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र ने वो लोकतंत्र की हत्या करके, यानी जो चुनी हुई सरकार है उसको बर्खास्त करके सारी शासन शक्ति अपने हाथ में ले ली। तो नेपाल ये मानता है कि राज परिवार की हत्या और आपातकाल में वो भारत का कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, तो उसकी वजह से है भारत और नेपाल संबंधों के बीच में कटुता आई है। तो ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट हो चुका है। आशा करता हूँ कि सभी को फ़ायदा होगा। तो
सहयोग के लिए धन्यवाद।